दोस्तों, बात है सन 1820 की। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्टलरी में चार्ल्स मैसन नाम का एक सैनिक था जो उस समय आगरा में नियुक्त था। चार्ल्स मैसन को अलग अलग प्रकार के सिक्के इकट्ठे करने का शौक था। एक दिन चार्ल्स मैसन अपने एक साथी सैनिक के साथ रेजिमेंट छोड़कर भाग गया और पश्चिम में सिंधु नदी के आसपास उन इलाकों में पहुंचा जो अभी तक ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं थे। यहीं पर सिक्कों की तलाश में 1826 में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल के पास हड़प्पा की खंडरों की खुदाई करते समय इसे पता चला कि ज़मीन के अंदर कुछ खंडरों के अवशेष हैं। कुछ दिन और खुदाई करने के बाद चार्ल्स मैसन ने अनुमान लगाया कि यहाँ एक विकसित सभ्यता हो सकती है। इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड जाकर 1942 में नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब नाम से एक पुस्तक लिखी और इसमें इस सभ्यता के बारे में जिक्र किया। लेकिन तब इनकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्टलरी द्वारा इसको भगोड़ा सैनिक घोषित किया जा चुका था। फिर इस कहानी में मोड़ आता है सन 1853 में, जब अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत में रेलवे लाइंस बिछाने का काम किया जा रहा था। उस समय वर्तमान पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तब कराची से लाहौर के मध्य रेल लाइन के निर्माण के दौरान वहां कार्यरत बर्टन बंधुओं, जिनके नाम जेम्स बर्टन व विलियम बर्टन थे, इन्होंने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को सूचित किया कि इन टीलों में किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। अंग्रेज सरकार ने अपने एक अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा कि आप वहां जाकर उस स्थान का सर्वे करें और बताएं कि क्या यह बात सच है या ऐसे ही अफवाहें उड़ाई जा रही है। कनिंघम ने 1856 में इस स्थान का सर्वे किया और किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष होने की पुष्टि की। वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और अलेक्जेंडर कनिंघम को उसका पहला महानिदेशक बनाया। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी की देखरेख में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ। इसी प्रकार 1922 में भारतीय शोधकर्ता राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के सामने उजागर हुई। ये सभ्यता मुख्य सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और चूँकि इस सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाली इस सभ्यता के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः भारत, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी, जिसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगडोर तक था। उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर था। पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। परंतु पुरातत्ववेत्ताओं के आपसी सहमति के बाद इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया। इस सभ्यता के 6 प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा थे। सन 1921 से शुरू हुई इस खोज में भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने तक कुल 46 नगरों की खोज हुई थी, जो वर्तमान में लगभग 1500 तक पहुंच गई है। इस सभ्यता के समकालीन मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताएं थी, जिसमें मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे और चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता
मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी और मिस्र और मेसोपोटामिया के संयुक्त क्षेत्रफल से 12 गुना बड़ी थी। इतनी बड़ी सभ्यता होने के साथ साथ यह सभ्यता कुछ विशेष गुण रखती थी। इस सभ्यता के शहरों का नगर नियोजन बहुत ही खास था। शहरों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। इन शहरों में ईंटों से बने घर ग्रिड प्रणाली में बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इनमें मुख्य सड़कों की लंबाई 800 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती थी। घरों का पानी ढकी हुई नालियों से सड़कों तक पहुंचता था। इन नालियों को गलियों की मुख्य नालियों से जोड़ा गया था, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी इन नालियों से होकर शहर से बाहर चला जाता था। इस सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नगर का निर्माण भी एक विशेष प्लानिंग के तहत हुआ था। यहाँ हर शहर के 2 हिस्से होते थे। एक ऊपरी हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहा जाता था और दूसरा निचला हिस्सा जिसे निचला गढ़ या लोअर टाउन कहा जाता था। ऊपरी गढ़ को जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता था, जिसमें चारों तरफ से 4 दीवारी होती थी। ऊपरी गढ़ में शासक वर्ग रहता था, जिसमें सभी मुख्य इमारतें होती थी, जैसे अनाज के गोदाम, विशाल स्नानागार आदि। निचला गढ़ या लोअर टाउन में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इनके मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास थी। गुजरात के लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य भी मिले हैं। ये लोग आवश्यकता से अधिक गेहूं उगाते थे, जिसे संग्रहित करने के लिए अन्नागार बनाए जाते थे, जिसमें अनाज और अन्य खाद्य सामग्री संरक्षित की जाती थी। इन अन्नागारों का कृषि व्यवस्था के संगठन में अहम महत्व था। मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा है। इसमें ईंटों से बने 27 चैम्बर या कोठरी है। दूसरी ओर हड़प्पा से मिला अन्नागार हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा भवन है। यह 169 फीट लंबा और 135 फीट चौड़ा है। यह 2 भागों में बटा हुआ है और बीच में 23 फुट चौड़ा रास्ता है। हड़प्पा में अन्नागारों के पास ही अनाज की सफाई, कुटाई और पिसाई के लिए चबूतरे भी मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बाट एवं माप की एक समान प्रणाली का उपयोग किया जाता था। सामान्यतः बाट का निर्माण एक पत्थर से किया जाता था, जिसे चर्ट कहा जाता है। यह आकार में चौकोर होता था और इस पर किसी प्रकार का कोई निशान मौजूद नहीं था। यह बाट 16 के अनुपात से बने होते थे। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में 16 के गुणक का प्रचलन था, जैसे 16, 32, 48, 64। हड़प्पावासी उत्तम मलमल के कपड़े का निर्यात करते थे और धातु और बहुमूल्य पत्थरों सहित अन्य वस्तुओं का आयात करते थे। इसके अतिरिक्त आभूषण बनाना भी सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय था। वे सोने, चांदी, कीमती पत्थरों आदि का उपयोग करके बहुत ही सुंदर और कलात्मक आभूषण बनाते थे। इस सभ्यता के लोग सोना व चांदी से बने आभूषण पहनते थे और तांबे का प्रयोग भी करते थे। राजस्थान का खेतड़ी शहर तांबे का मुख्य स्थान था। इस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, परंतु इन्होंने तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनाना सीख लिया था। इसलिए इस युग को कांस्य युग भी कहते हैं। ये भारत के साथ साथ दक्षिणी यूरोप और मिस्र जैसी बाहरी देशों के साथ भी व्यापार करते थे। निसंदेह भारत के गुजरात राज्य में स्थित लोथल शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। इसी बंदरगाह से विदेशों से व्यापार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म, ज्योतिष, गणित और विज्ञान की अच्छी समझ रखते थे। इसलिए मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नानागार उनकी उत्कृष्ट कला और सूझबूझ को दर्शाता है। कहा जाता है कि ये स्नानागार सिर्फ मोहनजोदड़ो के अवशेषों में ही मिला है और किसी जगह पर विशाल स्नानागार के निशान नहीं मिलते। इस विशाल स्नानागार की गहराई 2.4 मीटर है, जिसमें पक्की ईंटों से दीवार को वाटरप्रूफ बनाया गया है। इस जलकुंड के पीछे की तरफ एक कुआं है जिसमें पानी भरा जाता था और इसके सामने की तरफ निकासी का रास्ता है जिसमें पानी बाहर निकलता था। शायद इसका इस्तेमाल किसी सार्वजनिक प्रथा के रूप में होता था। इस सभ्यता के लोग ऊंट, भैंस, बकरी, कुत्ता व बिल्ली पालते थे।
सिंधु निवासियों को कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। ऊंट, गैंडा, मछली, कछुए आदि का चित्रण सिंधु घाटी की मुद्राओं पर भी हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने घोड़े का इस्तेमाल नियमित रूप से नहीं किया था या फिर उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में स्थित सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियों और कलाकृतियाँ मिली है। इसके अलावा कालीबंगन और लोथल से भी घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। इस सभ्यता में किसी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी। सिंधु घाटी की खुदाई में पुरातत्वविदों को हजारों सील मिली है। इन सील्स पर एक जानवर का चित्र और ऊपर कुछ निशान लिखे हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष लिपि का उपयोग होता था। लेकिन इस लिपि का मतलब क्या है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। अनुमान है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर पढ़ी जाती है। आगामी भविष्य में इतिहासकारों द्वारा अगर इस लिपि को पढ़ लिया जाए तो इस सभ्यता के बारे में और भी रोचक तथ्य पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने संसाधनों के अभाव में भी एक ऐसी सभ्यता को विकसित कर लिया था जो वर्तमान समय की जीवन शैली के बराबर थी, और हमें यह सोचकर अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।